नमस्कार, मैं हूं आपके साथ चंदन भारद्वाज और आप देख रहे हैं मेरे साथ दिन की ये बड़ी बहस। देश में एक तरफ जहां कोरोना संक्रमण के मामले कम होते हुए नजर आ रहे हैं, देश में एक तरफ चुनौती के रूप में ज्यादा से ज्यादा लोगों को कोरोना की वैक्सीन लगाने की है, तो वहीं एक और बड़ी समस्या जो इस देश के सामने अब उभर कर सामने आ रही है वो है इस देश की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने की। दरअसल जिस तरीके से हर नए दिन के साथ देश में महंगाई बढ़ती हुई नजर आ रही है, वो निश्चित तौर पर चिंता के नए सबब देश के सामने खड़ी कर रही है। साफ तौर पर पेट्रोल डीजल की दामों की बात की जाए तो एक बार फिर पेट्रोल के दाम 100 के पार देश के कई शहरों में पहुंचते हुए नजर आए हैं, तो डीजल 95 रुपए तक पहुंच चुका है। लेकिन सबसे दुख की बात यह है कि जहां एक तरफ कोरोना संक्रमण से लड़ने की चुनौती इस देश की अभी भी जारी है, वहीं लॉकडाउन जैसी व्यवस्था ने इस देश की अर्थव्यवस्था की कमर को तोड़ने का काम किया है। और लॉकडाउन के बाद अब जब अनलॉक की प्रक्रिया धीरे धीरे देश के तमाम राज्यों में शुरू हो रही है, ऐसे में अभी भी देश की अर्थव्यवस्था को लेकर क्या प्लान है, देश की अर्थव्यवस्था कैसे बीते 2.5 महीने से जो ठप पड़ी है, तमाम लघु उद्योग हो या फिर कारोबार हो, उनको कैसे उठाया जाएगा, इन सब सवालों के जवाब इस वक्त देश की जनता तलाश रही है। और तलाश इस बात को रही है कि आखिर सरकारें क्या कुछ कर रही हैं देश की जनता की महंगाई की मार को कम करने के लिए। इन्हीं सवालों के जवाब देने के लिए आज मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस से तमाम नेता जुड़ेंगे और भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए मेरे साथ तिलक सिंह जी जुड़ चुके हैं। तिलक सिंह जी, देश इस समय कोरोना के अप्रत्याशित संकट से गुजर रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। वैक्सीनेशन इस वक्त सबसे बड़ी प्राथमिकता है, लेकिन क्या इस देश की केंद्र सरकार इस देश के आम नागरिकों को हो रही महंगाई से समस्याओं को किसी भी तरीके से देखने की कोशिश कर रही है? पेट्रोल के दाम 100 के पार जा रहे हैं, सरसों तेल 200 है, दाल के दामों में आग लगी है, सब्जी जो है वो बाजारों में महंगी मिल रही है। आखिर एक तरफ अर्थव्यवस्था जहां चौपट होती हुई नजर आ रही है, तो वहीं महंगाई बढ़ रही है। क्या कर रही है केंद्र सरकार? विपक्ष ये पूछ रहा है, देश की जनता ये पूछ रही है। देखिए सर, मैं बताना चाहता हूँ कि महंगाई, मैं बिल्कुल आपसे एग्री करता हूँ, महंगाई थोड़ी सी इस समय बढ़ी हुई है। पेट्रोल डीजल और सरसों के तेल के दामों में उछाल आया हुआ है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन मैं मानता हूँ कि सरकार इस पर जरूर काम कर रही है, क्योंकि अभी कोरोना महामारी से पूरा विश्व और हमारा देश परेशान है। हम उससे लड़ रहे हैं, हमारी सरकार लड़ रही है बहुत संवेदनशीलता के साथ। तो मैं मानता हूँ कि थोड़ा समय आने दीजिए, इन सब चीजों पे जरूर काम होगा। और मैं मानता हूं कि बाकी चीजों में ऐसी कोई महंगाई नहीं है। प्याज इस टाइम पे 20 रुपए किलो बिक रही है, आलू 20 रुपए किलो बिक रहा है। अब बाकी और चीजों में ऐसी कोई चीज नहीं है, क्योंकि मैं आजादपुर मंडी दिल्ली के पास ही रहता हूं, तो रेटों के बारे में मैं जानकारी रखता हूं। बाकी चीजों को मैंने जैसे बताया कि सरसों के तेल में काफी उछाल है। हम लोग इस चीज को देख रहे हैं, कहाँ कैसे क्या जमाखोरी हो रही है या कहाँ क्या प्रॉब्लम आ रही है। दूसरी बात, सब्जियों का जो आप कह रहे हैं, अगर थोड़ी बहुत किसी चीज में रेट का फर्क है भी दिल्ली के अंदर, बाकी देश में नहीं है। दिल्ली के अंदर चूंकि सब्जी के सप्लाई में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, क्योंकि चारों तरफ राकेश टिकैत के लोग बैठे हुए हैं, तो उसकी वजह से दिक्कत हो सकती है। बाकी और तिलक सिंह जी, आपको क्या इस बात का अंदाज, तिलक सिंह जी क्या अंदाजा है आपको कि इस वक्त अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेलों की क्या कीमत है? क्या आपको इस बात का अंदाजा है? देखिए सर, मैं आपको बताना चाहता हूं कि पूरा अंदाजा है और सब कुछ हमको पता है, लेकिन अब आप इस चीज को मान के चलिए कि इस समय देश में बहुत बड़ी त्रासदी चल रही है। चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ पैसे दिए जा रहे हैं, पैकेजेस दिए जा रहे हैं। सारे मुख्यमंत्रियों को जो है फंड की आवश्यकता है इस टाइम पे। में इस कोरोना की दूसरी लहर में केंद्र सरकार ने कहा किसी वित्तीय सहायता की बात की? कौन से पैकेज की बात कर रहे हैं सर आप? चंदन भाई, शायद आप भूल गए, 20,000 करोड़ का पैकेज दोबारा से इस लॉकडाउन के लिए भी दिया गया है। दूसरा भी आपने देखा होगा कि बहुत 2-3 बहुत बड़े तूफान इस देश के अंदर आए हुए हैं। भूदेव शर्मा कांग्रेस से मेरे साथ जुड़ गए। भूदेव शर्मा, 20,000 करोड़ का पैकेज दिया गया है क्या इस बार
तिलक सिंह जी कह रहे हैं। देखिए चंदन जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहता हूं कि 2014 से पहले जिस तरह से एक नाटक, एक रंगमंच भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के द्वारा 2 रुपए बढ़ने पर किया जाता था, सिलेंडर लेकर के रोड पे नोटंकी करना, और पेट्रोल पंपों जो कभी भी 100 रुपए तक नहीं पहुंचा। उस समय क्रूड ऑयल के दाम क्या थे ये जान लीजिए, और आज क्या है। आज नहीं, पहले भी, कोरोना अभी आया है, इसकी रेट तो बहुत पहले से बढ़ना स्टार्ट हो गई थी। और जैसा फरवरी से दाम देश लगातार को बढ़ पता रहे है, हैं, बीच में जब चुनाव हुआ तब ये दाम नहीं पहले मैं बिल्कुल नहीं बोला, प्लीज सुन लीजिए पूरी बात। आज हर स्टेट में 100 से पार कर चुका है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जैसे आपने पूछा 20,000 करोड़ रुपए का पैकेज, चंदन जी 2014 के, जब ये 2014 में थे तभी इन्होंने जुमलेबाजों की सरकार थी। 5 करोड़ 15 लाख रुपए देंगे, 5 करोड़ रोजगार देंगे, 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाएंगे, जीडीपी ग्रोथ रेट में हम पूरे विश्व में सबसे आगे होंगे। आज जीडीपी ग्रोथ रेट खत्म हो चुकी है, माइनस तक में आकर के आ गई अपनी जीडीपी ग्रोथ रेट। ये जो जुमलेबाजी चल रही है ना, तो उसी पे जो पिछले लॉकडाउन में 20,000 करोड़, पूरा देश पूछ रहा है कि वो 20,000 करोड़ रुपए कहाँ गए। मजदूर पैदल चल रहे थे हजारों किलोमीटर, जाने कितने मजदूरों की जान चली गई। और यहाँ हमारे मंत्रियों तक को ये नहीं पता है, संसद में खड़े होकर के बड़ी बेशर्मी के साथ ये कह देते हैं कि हमारे पास कोई डाटा नहीं है कि कितने मजदूरों की जान गई। तो सर ये जुमलेबाजी, और वही जुमला इन्होंने अब फिर फेंक दिया कि 20,000 करोड़ रुपए का हम पैकेज दे रहे हैं। अरे आपने 35,000 करोड़ रुपए का पैकेज वैक्सीन के लिए भी दिया था, अब आपने बोल दिया कि राज्य अपने बजट से वैक्सीन खरीदे। तो ये चीजें जुमलेबाजों की सरकार है, इनको ये नहीं पता कि नहीं, उदय शर्मा नहीं खाती है, नाकामी तो प्यार से कोई मतलब नहीं है। अरे उदय शर्मा बात सुनिए, नाकामी तो इस देश के विपक्ष की भी है कि वो इस बढ़ती महंगाई पे कुछ नहीं कर पाता। अभी आपने कहा कि जब कांग्रेस के शासनकाल में यही 2 या 3 रुपए दाम बढ़ते थे तो किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी रोडों पर उतर जाती थी। कांग्रेस कहाँ है? जी बिल्कुल, आम जनता की परेशानियों से कांग्रेस को कहाँ दिक्कत हो रही है? चंदन जी, आज कांग्रेस हर मुद्दे पे हमेशा ही, चाहे हम सत्ता में रहे हो चाहे सत्ता से बाहर हो, विपक्ष में हो, कांग्रेस पार्टी हमेशा ही गरीबों की, मजदूरों की, बेरोजगारों की आवाज उठाती रही है। आप शायद मीडिया दिखाए या न दिखाए, लेकिन हमारा आंदोलन पिछले 1 साल से लगातार चल रहा है। मैं उस टीम का भाग हूं कि जब चाहे हमने पेट्रोल के लिए लगातार आंदोलन किया है, कोरोना के समय में हम लोगों की अभी मदद कर रहे हैं, चाहे सरसों के तेल की कीमत बढ़ी हो। अब अगर मीडिया नहीं विपक्ष को अगर प्रायोरिटी दे रहा है तो इसका मतलब नहीं सर, मीडिया विपक्ष काम नहीं कर रहा है। विपक्ष पूरी तरह से, विपक्ष पूरी तरह से गरीबों की आवाज को, महंगाई को चर्चा में होते क्या? उदय शर्मा, मीडिया अगर जैसे आज आपको नहीं देता तो आप चर्चा में होते क्या? जो आंदोलन हमारी भारतीय युवा कांग्रेस जो आंदोलन कर रही है दिल्ली के अंदर राजीव चौक पे, और इतने दिनों से हमारे आंदोलन लगातार चल रहे हैं, वो तो उसके बारे में क्यों जिक्र नहीं कर रहे कि हमने महंगाई को लेकर के, हम डेली पेट्रोल के दामों को लेकर के, अभी तो लॉकडाउन लगा हुआ है, लॉकडाउन जब खुल गया था लगातार हमारा आंदोलन चल रहा था, लगातार। मैं आपको उसके पूरे वीडियो, फोटो सारे उपलब्ध कराता हूं। तिलक सिंह जी, आज देश की जनता की परेशानियां इस वक्त अगर सरकार समझे तो वो कई स्तर की परेशानियां हैं। पहला, स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां, वैक्सीनेशन की चुनौती, सब तक वैक्सीन लगे ये भी केंद्र सरकार सुनिश्चित करे, इस बात की जिम्मेदारी सरकार को लेनी चाहिए। दूसरी की पिछले तकरीबन 2 महीने से देश के अधिकतर राज्यों में लॉकडाउन रहा है। वहां जो तमाम छोटे छोटे कारोबार हैं, जो दुकान है, जो केवल जो प्रोडक्शन सेक्टर्स है, वो बंद रहे हैं। तो उसका भी एक तरीके से जो असर पड़ा है वो देश की अर्थव्यवस्था पर सीधे तौर पर एक खराब असर पड़ा है। तो इन तमाम चुनौतियों को देश की केंद्र सरकार किस तरीके से, क्या रणनीति है? चले पिछले राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन में आपने 20,000 करोड़ का आर्थिक पैकेज दिया, इस बार क्या मिला सरकार को? इस बार सरकार ने देश की जनता को क्या दिया? देखिए चंदन भाई, मैं आपकी बात का जवाब देता हूँ। हमारे जो कांग्रेस के नेता बैठे हैं, भूदेव शर्मा जी, ये पता नहीं कौन सी दुनिया में रहते हैं, इनको पता नहीं है कि 80 करोड़ लोगों को इसी सरकार ने मुफ्त में भोजन दिया है पिछले लॉकडाउन में 6 महीने। इस लॉकडाउन में भी 2 महीने मुफ्त में राशन देने का प्रावधान है।
दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ कि हमारे देश की नहीं, पूरे विश्व की इकोनॉमी एक तरीके से देखा जाए तो बिल्कुल खत्म हो चुकी है, और पूरे विश्व में ही हमारा देश भी आता है, हमारा देश कहीं अलग नहीं आता है। हमारे देश में भी इकोनॉमी बहुत डाउन हो चुकी है, पैसों की चारों तरफ किल्लत है, ये सबको पता है, सरकारों के खजाने खाली हो रहे हैं, ये बिल्कुल सबको पता है। मैं इनसे ये पूछना चाहता हूँ कि ये जो 80 करोड़ लोगों को भोजन मुफ्त में दिया जा रहा है, राशन दिया जा रहा है, ये कहाँ से आ रहा है? कांग्रेस वाले देते हैं या टीवी से आता है क्या? कुछ बोलने के पहले सोच तो लिया करो। यहाँ आप राजीव चौक पे धरना प्रदर्शन किस लिए करते हो? धरना प्रदर्शन करने के लिए विपक्ष बना है क्या? वही लॉजिक तो हो। लॉजिक आप इस चीज के लिए नहीं बताओगे कि 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन कहाँ से दिया जा रहा है? आपसे पूछ रहे हैं ना चंदन जी, क्वेश्चन आपसे अभी पूछ रहे हैं कि विपक्ष क्यों नहीं आवाज उठा रहा? आपको पूरे देश में त्राही मची हुई है, महंगाई बढ़ रही है। कुछ समय पहले आप रोड पर जाकर के सिलेंडर उठा के नाटक करते थे, अब तुमको ये सवाल दिखाई नहीं दे रहा कि महंगाई कितनी बढ़ गई है? 200 रुपए किलो को पार कर गया सरसों का तेल, और आप पहले ही कहा राजीव चौक पे नोटंकी हो रही है। सब कुछ दिखाई देता है। हमारे देश के प्रधानमंत्री जाकर के डाटा लेके आइए। आज हमारे देश की स्थिति, आज हमारे देश की स्थिति अपने पड़ोसी देशों से खराब है। बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, नहीं बोला हूँ भाई, सुन लीजिए। एक टीवी पे शर्मा नहीं रही है। शर्मा आप आपा बड़ी आदरणीय भूदेव शर्मा जी, भूदेव शर्मा मैं आपके आपा नहीं बोल रहा हूँ, मेरी बात पूरी हो जाएगी। आपको जब समय दिया जाएगा तो आप अपनी पूरी बात रखिएगा। तिलक सिंह जी, आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया जो मैंने आपसे पूछा कि इस देश की केंद्र सरकार की, देश की जनताओं की जो 2-3 स्तरीय चुनौती मैंने इस वक्त आपको बताई, उससे निपटने का क्या है? पिछले साल आप लोगों ने, चलिए 80 करोड़ लोगों को आपने राशन दिया, तो वो आपको देना था क्योंकि देश की केंद्र सरकार की जिम्मेदारी थी, क्योंकि व्यवसाय बंद है, राशन सुनिश्चित कराना जो है वो इस लॉकडाउन में भी अर्थव्यवस्था, सर अर्थव्यवस्था जो पूरी तरीके से चौपट हुई है, प्रोडक्शन सेक्टर को जो नुकसान पहुंचा है, उनको कैसे उबारा जाएगा? सूक्ष्म एवं जो लघु उद्योग है, उनको कैसे फिर से पुनर्जीवित किया जाएगा? जी चंदन भाई, देखिए मैं बताना चाहता हूं आपको कि पूरे देश में वैक्सीनेशन का जहां तक सवाल है, आप देख रहे हैं युद्ध स्तर पे वैक्सीनेशन चल रहा है। केंद्र सरकार ने सारे राज्यों को वैक्सीनेशन तेज करने के लिए कहा है। वैक्सीन की कमी नहीं है। आज भी आप अखबार में उठा के देख लीजिए, राजस्थान में कितनी डोजेस खराब हो रही हैं। राज्यों को वैक्सीन कमी नहीं हो रही है। राज्य जो है कैसा ठीक से व्यवस्था नहीं कर पा रहे हैं, उसमें केंद्र सरकार। अच्छा, अगर वैक्सीनेशन, तिलक सिंह जी, अगर वैक्सीनेशन की कमी नहीं है तो फिर क्यों दिल्ली समेत देश के अलग अलग राज्यों में तमाम वैक्सीनेशन सेंटर्स बंद हो रहे हैं? देखिए चंदन भाई, मैंने कहा था आपको, पहले भी डिबेट में मैंने कहा था कि बीच में कुछ समय के लिए वैक्सीन की कमी आई थी, ये हम बिल्कुल मानते हैं, लेकिन उसके बाद वैक्सीन की कमी पूरी कर दी गई है। राज्यों के मांग के अनुरूप वैक्सीन सप्लाई की जा रही है। आज भी कांग्रेस शासित ऐसे बहुत से राज्य हैं जहां पे वैक्सीन की किल्लत नहीं है, वैक्सीन वहां प्लस है, वैक्सीन खराब हो रही है, वो लोग व्यवस्थित तरीके से वैक्सीनेशन नहीं करवा पा रहे हैं। एक बात। दूसरी बात ये, मैं आपको जीडीपी की बात करता हूं। देखिए जीडीपी कोई आदरणीय नरेंद्र मोदी जी तो ने खराब की है ना तो मोदी जी की वजह से कोरोना इस देश में आया है। कोरोना एक महामारी है, वैश्विक महामारी है, ये किसी को पता था क्या कि इतने भयानक आपदा आने वाली है? लेकिन उसके बाद भी हमारे देश के प्रधानमंत्री, आदरणीय प्रधानमंत्री जी बहुत ही व्यवस्थित तरीके से और बहुत युद्ध स्तर पर काम को संभाले हुए हैं, काम को कर रहे हैं, राज्यों के साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े हुए हैं। आप इस चीज को मान लीजिए। ठीक है, जरा पूछ लेते हैं, इस बात का जवाब ले लेते हैं। जी भूदेव शर्मा जी। जी चंदन जी, सबसे पहली बात तो ये है कि मैं बता दूं कि आज जो डिबेट हो रही थी वो हो रही थी महंगाई को लेकर के, लेकिन घुमा करके आप कोरोना पे लेके जा रहे हैं, मतलब बीजेपी के जो प्रवक्ता हमारे मित्र तिलक सिंह जी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इन्होंने कहा कि 80 करोड़ लोगों को हमने भोजन दिया, तो फिर ये देश में पहली बात हमारे यहाँ पे लोगों ने दूसरे लोगों की मदद की, सोनू सूद हो या फिर जितने भी बड़े बड़े लोग हैं सबने लोगों की मदद की। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीनिवास जी पिछले 1 साल से लगातार लगे हुए हैं और बार बार दिल्ली पुलिस या फिर सीबीआई या क्राइम ब्रांच हमारे भारतीय युवा कांग्रेस के कार्यालय में उनके छापे पड़वाए जा रहे हैं। तो ये जो लोग मदद कर रहे हैं, जब आप 80 करोड़ लोगों की मदद कर रहे हैं तो फिर इन दूसरे लोगों को जरूरत क्यों पड़ रही है मदद करने की? फिर इनकी जरूरत कहाँ महसूस होती है? अब अगर
सरकारी लोगों की मदद करती है तो। और रही बात इसकी कि जो अपने देश की स्थिति की, तो आप ये मान लीजिए चंदन जी कि आज हमसे छोटे देश, चाहे बांग्लादेश हो, नेपाल हो, भूटान हो, श्रीलंका हो, हमसे बेहतर स्थिति में है, इसका मानना पड़ेगा। और ये सरकार नहीं, अर्थव्यवस्था पर आ जाइए, अर्थव्यवस्था पर नहीं, सुन लीजिए सर, अर्थव्यवस्था सुनिए कि सरकार की गलत नीतियों के कारण ही देश की अर्थव्यवस्था खत्म हुई है। अगर 2016 से 2017 में हमारी बढ़ रहे हैं सर, एक सेकंड, पेट्रोल के जो दाम बढ़ रहे हैं वो देश के तमाम राज्यों में बढ़ रहे हैं, क्यों नहीं आपकी जहां पे राज्य सरकारें हैं, आप वहां से जो राज्यों को मिलने वाला जो कर है, जो सीधा भुगतान होता है, उसको आप लोग शून्य कर देते हैं। जैसे गोवा ने अब से कुछ साल पहले किया था, मनोहर पर्रिकर ने स्टेट जीएसटी खत्म कर दी थी, पूरी वैट जो था। तो ऐसा कुछ अशोक गहलोत क्यों नहीं करते हैं, या फिर भूपेश बघेल क्यों नहीं करते हैं? बिल्कुल मिसाल पेश करिए ना। मैं सबसे पहले इसको बताना चाहता हूँ, बिल्कुल मैं इसको एक फॉर्मूला है समझाना चाहता हूँ कि राज्य जो अपने स्तर पर आज जीएसटी लगाते हैं या वैट जिसको बोले, तो एक्चुअली जो हर स्टेट का जो ज्योग्राफिकल कंडीशन होती है अलग अलग होती है। अब आप देख रहे हैं कि पिछले एक साल से क्या पिछले साल भी राज्य सरकार अपने बजट के पूरे हिस्से को लेने के लिए हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर रही है कि हमारे बजट का पूरा हिस्सा दो। अब राज्यों के पास पेट्रोल डीजल के अलावा और कोई तो इनकम का सोर्स है नहीं, और उनका जो बजट का हिस्सा है वो भी उनको पूरा नहीं दिया जा रहा, और उसके बावजूद कितनी हाहाकार मचेगी, राज्य अपना खर्चा कहां से चलाएंगे? जो काम केंद्र सरकार को करना चाहिए, या तो उनका बजट का हिस्सा पूरा दो, या फिर उनसे पेट्रोल के दाम कम करवा लो। अगर ऐसा है तो जो बीजेपी शासित राज्य है वो भी तो कम नहीं कर रहे, जिनके लिए बजट एक्स्ट्रा मात्रा में केंद्र सरकार नई नई योजनाएं दे रही है। तो ये जो चीजें हैं ज्योग्राफिकल कंडीशन पर भी निर्धारित होती है, और क्या सोर्स है ये भी देखना पड़ता है। राजस्थान में रेगिस्तान अधिक है। ठीक है, अब आप संयम रखिएगा। तिलक सिंह जी, ऐसा क्या कारण रहा कि जब देश में चुनाव थे तो 63 दिन पेट्रोल के दाम 1 पैसे नहीं बढ़े, और जैसे ही चुनाव खत्म हुए, परिणाम आए, उसके बाद से आज तक कम से कम 4 से 5 बार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ चुके हैं? देखिए चंदन भाई, इनका चुनावों से कोई लेना देना नहीं होता, जैसा कि आप जानते हैं। तो फिर वो क्या 63 दिन क्या हुआ? सरकारों का कंट्रोल नहीं होता है। दाम क्यों नहीं बढ़े? बता दे, मुझे मेरी बात पूरी करने दीजिए। देखिए, ये पेट्रोल और डीजल के दामों में आंशिक तौर पर सरकार का कंट्रोल होता है, बहुत ज्यादा सरकार का कंट्रोल नहीं है। ये पहले से इनको फ्री हैंड किया हुआ है कंपनियों का। मैं मानता हूं कि जैसे पेट्रोल के रेट बढ़ते हैं वैसे भारत सरकार के अंतर्गत नहीं आती क्या? बिल्कुल सरकार के अंतर्गत नहीं आती क्या? बिल्कुल सरकारों के अंदर ही आती है। लेकिन आप ये देख लीजिए कि जब पेट्रोल के रेट घटना शुरू होते हैं तो लगातार कई हफ्तों तक घटते भी रहते हैं, जिस तरीके से बढ़ते हैं। तो मैं मानता हूँ थोड़ा सा पेट्रोल डीजल के रेट घटेंगे क्या? और आपके ध्यान में है क्या कि कब घटे? सर, मेरे ध्यान में नहीं, आपके ध्यान में, थोड़ा याद करा दीजिए। घटते हैं भाई, कब घटते हैं चंदन जी? जब घटते हैं तो हफ्तों लगातार घटते रहते हैं जैसे बढ़ते हैं। देखिए, ये इंटरनेशनल जो रेट्स होते हैं उनके हिसाब से पेट्रोल और डीजल के दाम रखे जाते हैं। सर, दाम घटते नहीं है, दाम जो है अब सामान्य हो जाते हैं। उसी पर 63 दिन देश में पेट्रोल और डीजल के दाम 1 रुपए भी बढ़े नहीं। 63 दिन दाम घटे हो, ऐसा भी नहीं हुआ था। तो ये जो आप कह रहे हैं बिल्कुल सरासर गलत कह रहे हैं कि दाम घटते हैं तो देखिए चंदन भाई, क्योंकि पूरा विश्व लॉकडाउन में पार नहीं जाते। देखिए, चीजों की सप्लाई पूरी नहीं हो पा रही थी, प्रोडक्शन पूरे नहीं हो पा रहे थे। जो कच्चा जो क्रूड ऑयल आता है देश में, उसको यहाँ बनाया भी जाता है। चूंकि लॉकडाउन की वजह से प्रोडक्शन और सारी जो मैन्युफैक्चरिंग जो हब्स हैं, जो कंपनीज है, जो फैक्ट्रीज हैं, वो सब बंद पड़ी हुई थी। तो प्रोडक्शन बहुत कम था। यही सरसों के तेल में भी यही चीज लागू होती है, क्योंकि जब सारे मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स ही बंद पड़े हुए थे, माल बहुत शॉर्ट था, तो चीजें थोड़ी सी महंगी हुई है, मैं मानता हूं। लेकिन बहुत सारी चीजों पे असर नहीं पड़ा, और तेल में जरूर पड़ता है, पेट्रोल में पड़ा है, सरसों के तेल में पड़ा है, बाकी और चीजों में ऐसा कुछ नहीं। आप इनको भूदेव जी को बोलिए कि प्याज जब 100 रुपए किलो होता है तभी ये खाते हैं क्या? 20 रुपए किलो भाई प्याज क्यों नहीं खाते हो? जाके पिया करो उसका। वित्त मंत्री नहीं खाती है, 20 रुपए किलो बिक रहा है, रमण जी नहीं खाती, हम तो खाते हैं सर। प्याज 20 रुपए किलो बिक रहा है और सब्जियां सड़ रही है बाजार में पड़े पड़े, कोई खरीदने वाला नहीं है। देखिए चंदन जी, तिलक जी बोल रहे हैं कि इस समय प्रोडक्शन कम है और एशिया की सबसे बड़ी मंडी के पास ही रहता हूं। सेंट्रल विस्तार का काम कर सकता है, लेकिन लोगों के जीवन की रोजमर्रा की जो चीजें हैं उनको बंद करवा देंगे, उनके दाम बढ़ेंगे,
वो फैक्ट्रियां बंद हो जाएंगी, लेकिन सेंट्रल विस्टा का काम चलना चाहिए, क्योंकि मोदी जी के जाने से पहले उसका उद्घाटन करवाना है। तो जिस समय चाहे लोग मरे, चाहे महंगाई कितना भी बढ़े, चाहे लोगों के पास रोजगार हो या ना हो, इनको ये मतलब नहीं है रिक्शे वाले का रिक्शा नहीं चल रहा है, वो कमा करके कहां से तेल खाएगा, वो 20 रुपए की प्याज छोड़िए, वो 2 रुपए की प्याज नहीं ले पाएगा, जब वो रिक्शे वाले पे चलेगा ही नहीं, लॉकडाउन लगा हुआ है। तो 20 रुपए की बात कर रहे हो, 2 रुपए की प्याज नहीं ले सकता। दिहाड़ी पटरी वाले हैं, दिहाड़ी मजदूरी वाले हैं, ये कहां से लेंगे? ये 20 रुपए की प्याज भी नहीं ले सकते हैं। आप इनके बारे में भी सोचिए। देश की 40% से जनसंख्या प्रतिदिन कमाती है, प्रतिदिन खाती है, लॉकडाउन लगा हुआ है। जवाब बड़ी आसानी से आपने बोल दिया कि तो क्या वो मर जाए, सुसाइड कर ले? वो शर्म नहीं आती आप लोगों को? तिलक सिंह जी एक मिनट आवाज नहीं आ रही सर। बात तो तिलक सिंह जी बात तो वैलिड है, और ये आखिरी सवाल होगा मेरा इस चर्चा का, चूंकि समय की मेरे पास कमी है। इस देश की वो आबादी जो रोज कमाती है, रोज खाती है, वो पिछले 1.5-2 महीने से घरों पर बैठी है। तो ऐसे में अगर प्याज के दाम 20 रुपए प्रति किलो भी है, तो कैसे खरीदेगी तिलक सिंह जी? चंदन भाई देखिए, मैंने प्याज का नाम इसलिए लिया, एक उदाहरण के लिए लिया है। मैं सिर्फ प्याज की बात नहीं कर रहा हूँ, सब्जियों की कीमत इस टाइम पे बिल्कुल भी नहीं है। सब्जियां सड़ रही है पड़े पड़े, कोई खरीदने वाला नहीं है। सब्जियों के रेट में किसी तरह का कोई उछाल नहीं है। मैं खुद मान रहा हूं कि पेट्रोल डीजल के रेट बढ़े हुए हैं, मैं मान रहा हूं कि बढ़े हुए हैं, लेकिन मैं मानता हूं कि थोड़ा सा लॉकडाउन जैसे ही समाप्त होता है, चीजें जैसे ही नॉर्मल होगी, ये बिल्कुल रेट्स कम होंगे। अब मैं इस बात का बिल्कुल आप इस चीज को मान के चलिए। तिलक जी पेट्रोल के दाम बढ़े हैं, हाँ या ना? बिल्कुल बढ़े हुए हैं, मैं कहाँ मना कर रहा हूँ। डीजल के बढ़े हैं भी नहीं कहा, डीजल के बढ़े हैं सर, डीजल के बढ़े हैं। पेट्रोल, डीजल और कुकिंग ऑयल के रेट बढ़े हुए हैं, मैं मानता हूँ। और सर तेल के बढ़े हैं, सरकार इस ओर ध्यान दे रही है। सर सरसों तेल के बढ़े हैं, सोयाबीन के तेल के बढ़े हैं, सर दाल के बढ़े हैं। बिल्कुल सर, जब दाल और तेल बाकी के दाम चीजों बढ़ में रहे हैं तो देश की जनता खाएगी क्या, कमाएगी क्या? बहरहाल समय मेरे पास आज इतना ही है। बहुत बहुत शुक्रिया तिलक सिंह जी आपका, बहुत बहुत शुक्रिया भूदेव शर्मा जी आपका। समय की कमी है मेरे पास। निश्चित तौर पर पेट्रोल और डीजल के दाम लगातार जिस तरीके से बढ़े हैं, इससे देश की जनता के सामने चुनौतियां हैं, और सरकार को इस पर सोचने की आवश्यकता है कि इन बढ़े हुए दामों को कैसे कम किया जाए और अर्थव्यवस्था को फिर से कैसे सुधारा जाए। मुझे दीजिए इजाजत, खबरों के लिए जुड़े रहिए गुलिस्तान न्यूज के साथ।